स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। सत्यजीत राय ने अपने फिल्मी जीवन में सिर्फ 2 हिंदी फिल्में बनाई, जिनमें से एक थी प्रेमचंद की लघु कथा पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी। एक तरफ प्रेमचंद, लेखन के महान पंडित, दूसरी तरफ सत्यजीत राय, फिल्म मेकिंग के उस्ताद। कोई आश्चर्य नहीं कि शतरंज के खिलाड़ी एक यादगार फिल्म बनी। वाजिद अली शाह के लखनऊ की समृद्ध पृष्ठभूमि इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स में निखर के दिखती है। हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शतरंज के खिलाड़ी के कॉस्ट्यूम्स की प्रदर्शनी लगी। यहाँ सिर्फ बेहद खूबसूरत कपड़े ही नहीं, राय के लिखे प्रोडक्शन नोट्स, उनके स्केचेस, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर शमा जैदी के नोट्स सब मौजूद हैं। ये प्रदर्शनी 5 नवंबर 2021 तक लगी है। अगर आप दिल्ली में हैं और सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, सिनेमा के मुरीद हैं, तो ज़रूर देखने जाएं। इस प्रदर्शनी में टहलते हुए मुझे एक लेख याद आया जो मैंने काफ़ी अरसे पहले पढ़ा था। घर आते ही उसे खोज निकाला आपके लिए। किसी भी बेहतरीन फिल्म में कई लोगों का, कई डिपार्टमेंट्स का योगदान होता है। एक का भी काम 19 हुआ तो पूरी फिल्म पर इसका असर पड़ता है। जब शतरंज के खिलाड़ी के संवाद लिखने की बात आई तो सत्यजीत राय ने एक नौजवान पत्रकार को चुना, जावेद सिद्दीकी। इसे सत्यजीत राय की पारखी नज़र ही कहिए कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक बेहतरीन राइटर दे दिया। जावेद सिद्दीकी साहब ने आगे जाकर उमराव जान, मम्मू, जुबैदा से लेकर डर, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी अनेकों फिल्मों के लिए लिखा। आइए सुनते हैं जावेद सिद्दीकी साहब का संस्मरण, जिसमें उन्होंने सत्यजीत राय से अपनी पहली मुलाकात से लेकर उनके साथ काम करने के तजुर्बे के बारे में बड़ी आत्मीयता और आदर दोनों के साथ लिखा है। और हाँ, अगर ये संस्मरण सुनकर आपका उस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स देखने का मन करे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चले जाइए। हैंडल है @arti_storyjam @arti_storyjam। अक्टूबर 1976 तक सत्यजीत राय से मेरा ताल्लुक बस इतना था कि मैंने उनके बारे में 2-4 लेख पढ़े थे और 8-10 फिल्में देखी थीं। फिल्में जितनी भी देखी थीं बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी फिल्में पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे उनकी जलसाघर बहुत पसंद आई थी, कुछ तो बेगम अख्तर की वजह से और कुछ इसलिए कि मैं भी उन्हीं हवेलियों में पला हुआ था जहाँ किसी ज़माने में वक्त थम कर बैठ गया था और फिर ईंट ईंट बिखेर कर बाहर निकल गया था। उनकी फिल्मों के मुकालमों यानी संवादों की ज़बान समझ में नहीं आती थी, मगर तस्वीरों की बोली अच्छी तरह समझ लेता था। उनकी फिल्मों का हर फ्रेम जिंदगी से इतना करीब लगता था कि सांस लेता हुआ महसूस होता था। उस जमाने में जब इमरजेंसी लग चुकी थी और बहुत से पत्रकार इज्जत बचाने के लिए घर में बैठ गए थे, मैं भी अखबार छोड़ चुका था और वक्त काटने के लिए अबरार अलवी के पास चला जाता था। उसी जमाने की बात है, यानी अक्टूबर 1976 की, जब शमा जैदी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, ए जावेद, वो सत्यजीत राय तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हैरान हो गया। मुझसे? वो मुझे क्या जाने? मुझे ये सब नहीं मालूम, प्रेसिडेंट में ठहरेंगे, परसों शाम को 4 बजे मिल लेना। उन्होंने सूखा सा जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। बात सोचने जैसी थी। राजा अदने आदमी से क्यों मिलना चाहेगा? शमा बीबी ज़रूर कोई शरारत कर रही हैं। मेरी अजीज़ तरीन दोस्त शमा जैदी बड़ी बाकमाल खातून है। वो संजीदगी से झूठ बोलने और निहायत गैर संजीदगी से सच बोलने की सलाहियत रखती हैं। उनके चेहरे, आवाज़ या अल्फाज से ये पता लगा लेना कि उनके इरादे क्या हैं निहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इसलिए जब फ़ोन आया तो यकीन करने से पहले देर तक सर खुजाना पड़ा। फ़ोन क्या था? शमा ने ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया था और मैं लहर लहर पर परेशान हो रहा था। फरीदा ने परेशानी की वजह सुनी तो हंस पड़ी। अरे, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम इतने अच्छे मज़ाहिया कॉलम लिखते हो,
कोई पसंद आ गया होगा, फिल्म बनाना चाहते होंगे। शौहरों को बीवियों की खुशगुमानी आमतौर पर अच्छी लगती है, मगर मसला ऐसा था कि मैं झुंझला गया। तो उन्होंने कहा, ओफो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, होटल में फ़ोन करके देख लो। अगर रे साहब हैं तो शम्मा सच बोल रही है, अगर नहीं हैं तो उसका जोक समझ के भूल जाओ। मशवरा कुछ इस कदर सही था कि मैंने चुपचाप मान लिया और फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि रे साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, फ़िलहाल रूम में नहीं हैं। मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया। दिल के धड़कने की आवाज़ चारों तरफ से आने लगी। यार, ये चक्कर क्या है? मैं शमा से पूछना चाहता था, मगर उनका क्या भरोसा, डांट दें तो। लेकिन एक बात साबित हो चुकी थी, वो शरारत नहीं कर रही थी। सत्यजीत राय बंबई में थे, होटल प्रेसिडेंट में थे, कमरे में नहीं थे तो क्या हुआ? शमा ने 4 बजे का टाइम दिया था। मैं 3 बजे ही कोलाबा पहुंच गया, जहां प्रेसिडेंट है। देर तक लॉबी में घूमता रहा, जहां 4-5 दुकानें थीं। जब फ्लोरिस्ट के हर फूल को देख चुका और कश्मीरी कालीनों के सारे डिज़ाइन याद हो गए, तो लॉबी के फ़ोन से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक खरजदार मगर खुशगवार आवाज़ सुनाई दी, यस। मैंने अपना नाम बताया ही था कि आवाज़ आई, कम अप, और फ़ोन बंद हो गया। सत्यजीत राय आलमी सिनेमा में बहुत ऊंचा मकाम रखते थे, मगर वो खुद भी इतने ऊंचे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जब 6 फीट 4 इंच के रे साहब ने दरवाज़ा खोला तो मेरा मुंह भी खुल गया और देर तक खुला रहा। रे एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। लंबे थे मगर दुबले नहीं, सांवला रंग, कुशादा पेशानी, सलीके से जमे हुए बाल, बड़ी बड़ी रोशन आंखें, ऊंची सुतवार नाक, मुस्कुराते हुए होंठ, ठोड़ी जरा चौड़ी थी। कहा जाता है ऐसी ठोड़ी वाले बहुत मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। मैंने आदाब किया। उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया और कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी के कोने पर टिक गया। वो बेड पर दीवार से पीठ लगाकर बैठे और अपनी चमकती आंखों से, जिनमें हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, मुझे देखने लगे। चश्मे की डंडी उनके मुंह में थी, जिसे वो धीरे धीरे चबा रहे थे। वो तकरीबन 1 मिनट तक बिना कुछ बोले मेरा जायजा लेते रहे। फिर इंग्लिश में पूछा, मैंने सुना है तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। मैंने अर्ज किया, कहानियां कम, कॉलम ज़्यादा लिखे हैं। पता नहीं कैसा लिखता हूं, आप कहें तो अपनी कोई तहरीर तर्जुमा करा लूं, आप देख लें। उनकी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा फैल गई। बोले, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूं और इतना काफ़ी है। ये कहकर वो उठे, तकिए पर रखी एक प्लास्टिक की फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, ये मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट है और तुम इसके डायलॉग लिख रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, दिमाग कई हजार मील घंटे की रफ्तार से घूम गया। कुछ बोला ही नहीं गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और हाथ में पकड़ी फाइल पर नजर डाली तो सफ़ेद प्लास्टिक में से मोटे मोटे स्याह हरूफ दिखाई दिए, फॉर योर आइज ओनली। मगर आंखें थीं कि बंद हुई जा रही थीं। बड़ी मुश्किल से कहा, थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड सर। वो उठे और दरवाज़ा खोल दिया। मैं तेहरान फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ, वापसी पर तुम्हें फ़ोन करूँगा। जी, मैंने कहा और स्क्रिप्ट छाती से लगाकर भाग खड़ा हुआ। जब होटल की लॉबी में पहुंचा तो होश जरा ठिकाने आए। ये हुआ क्या? मैं और डायलॉग, और वो भी सत्यजीत राय की फिल्म के? अरे बाप रे बाप। जेब में हाथ डालकर पैसे गिने तो हमेशा की तरह कम ही थे, मगर मैंने कल की नहीं सोची और कोलाबा से टैक्सी पकड़ी और जुहू तारा पहुंचा, जहां शमा रहती थी। 25 मील लंबा रास्ता कट गया, मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग कहीं और था। जहन में सवालों की आंधी चल रही थी, जिसमें जवाबों के पैर उखड़े जा रहे थे। महमूद के कहने पर अबरार अलवी के लिखे सीन में काट छांट कर देना और ज़रूरत पड़ने पर एक आध सतर पर पैबंद लगा देना एक अलग बात है, और बाकायदा मुकालमा निगारी यानी संवाद लिखना अलग। अच्छा भी लग रहा था और डर भी जाता था कि पता नहीं शमा ने कहाँ फंसा दिया। मैं पहुंचा तो वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपनी खास अदा से पलकें झपका के पूछा, हो गई मुलाकात? मैंने स्क्रिप्ट उनके हाथ में थमा दी। हो गई, ये देखो। रब बताओ कि डायलॉग कैसे लिखते हैं। शमा ने बड़े अदब से फाइल को देखा,
प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा और बोली, डोंट बी सिली, डायलॉग कौन सा मुश्किल काम है। मैं भड़क गया। अरे यार, तुम भी कमाल करती हो। प्रेमचंद की कहानी, सत्यजीत राय का स्क्रीन प्ले, अगर जरा सी भी भूल चूक हो गई तो लोग पकड़ के मारेंगे। कोई नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा। किस्सा मुख्तसर तय ये पाया कि हम दोनों मिलकर लिखेंगे। जबान मेरी, तजर्बा उनका। शमा को तजर्बा के साथ सलीका भी था। वे कुछ छोटी मोटी फिल्मों और गर्म हवा में अपने हाथ साफ कर चुकी थी, मगर यहाँ खालिस उर्दू लिखनी थी। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट पढ़ा। वो लोग जो सत्यजीत राय के करीबी थे उन्हें मानिकदा कहते थे। मानिक उनका घरेलू नाम था। मानिकदा ने एक छोटी सी कहानी को काफ़ी फैला दिया था और उस वक्त की सियासत को बड़ी खूबसूरती से कहानी के अंदर ले आए थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी कमज़ोरियों का जिक्र किया था, मगर उसे एक ऐसा बादशाह दिखाया था जो अपनी कमज़ोरी की वजह से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की मक्कारी की वजह से सल्तनत खो बैठता है। हमारे सामने बड़ा मसला ये था कि अगर हम वही ज़बान लिखते हैं जो उस वक्त राइज थी, तो आज के फिल्म देखने वाले समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुहावरा बदल चुका है। अल्फाज और उनका इस्तेमाल भी वो नहीं है जो था। चुनाचे हमने तय किया कि हम एक ऐसी ज़बान लिखेंगे जो आसान और आम फहम होगी, मगर सुनते हुए ऐसा लगेगा जैसे वो 150 साल पहले की उर्दू है। हमने ये भी तय किया कि किरदारों की ज़बान मुख्तलिफ होगी और उसमें समाजी, कल्चरल और कारोबारी झलक दिखाई देगी। अगर आप शतरंज के खिलाड़ी के संवादों पर गौर करें तो आपको एहसास होगा कि मीर और मिर्ज़ा की ज़बान अलग है, वाजिद अली शाह के लफ्ज़ दूसरे हैं। इसमें नगमगी ऐसी है जो बंदिश में आ जाए तो ठुमरी मालूम होगी। दरबारियों की ज़बान पर फ़ारसी का असर है। आवाम अवधी बोलते हैं और ख़वातीन कहावतों और मुहावरों से सजी हुई रवा दवा बोली बोलती हैं। हमने कोशिश करके पूरी फिल्म में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जो कानों को बुरा मालूम हो। उर्दू का कमाल ये है कि इसमें एक लामहसूस मौसीकी है। अगर कलम किसी जानकार के हाथ में है तो लफ्ज़ नहीं सुर बन जाते हैं। मेरे और शम्मा के जोश का आलम यह था कि अपना होश नहीं था। रोज़ाना 12-14 घंटे काम करते, मगर ज़रा भी थकान का एहसास नहीं होता। स्क्रिप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और बहुत से राजों से पर्दा भी उठता गया। मालूम हुआ कि सत्यजीत राय को मेरा नाम पहुंचाने वाली शमा ही थी और इस सिफारिश के पीछे एक कहानी है। जब प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल ने मानिकदा को राज़ी कर लिया कि वो हिंदी या उर्दू में फिल्म बनाएंगे और उन्होंने प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का इंतखाब किया, तो सवाल पैदा हुआ कि इसके संवाद कौन लिखेगा। हर अच्छे स्क्रीन प्ले की तरह शतरंज के खिलाड़ी में भी मतलब और ज़रूरत को समझाने के लिए अंग्रेज़ी संवाद लिख दिए गए थे, मगर वो संवाद नहीं थे, वो तो इशारे थे जिनकी मदद से संवाद लिखे जाने थे। सुरेश जिंदल का ख्याल था कि शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी से बेहतर कोई नहीं लिख सकता। फिल्म के एक हीरो थे संजीव कुमार। वो चाहते थे कि गुलजार से लिखवाए जाएं, जो अपनी ज़बान की सादगी और मिठास के लिए मशहूर हैं। मगर मानिकदा के पुराने साथी और दोस्त आर्ट डायरेक्टर बंसी चंद्र गुप्त और शबाना की नज़र में कैफी आज़मी के अलावा कोई दूसरा इस फिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। उम्मीदवारों में एक नाम और भी था, अख्तरुल ईमान का। उनका नाम शायद अमजद खान ने तजवीज़ किया था, जो वाजिद अली शाह का किरदार अदा कर रहे थे और अख्तर साहब के दामाद भी थे। मानिकदा के सामने सारे नाम रखे गए। काफ़ी मुबाहसे हुए, मगर उनकी राय सबसे अलग थी। उन्होंने कहा, बेदी साहब और गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर पंजाबी हैं और फिल्म का पेश मंज़र लखनऊ है, जिसे वो नहीं जानते। अख्तरुल ईमान इसलिए काबिल कबूल नहीं थे कि मानिकदा को BR चोपड़ा की फिल्मों जैसे संवाद नहीं चाहिए थे। ले देकर रह जाते थे कैफी साहब, उर्दू दुनिया का बड़ा नाम, उत्तर भारत के रहने वाले और हीर रांझा और गर्म हवा जैसी फिल्मों की मुकालमा निगारी का तजुर्बा भी रखते थे। फैसला हुआ कि शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग कैफी साहब लिखेंगे। चुनाचे एक मुलाकात का बंदोबस्त किया गया, मगर वो मुलाकात
जिसे फिल्म और अदब के संगे मील बनना था, बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि उसमें ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम वाली सूरत हाल पैदा हो गई। कैफी साहब ने सारी जिंदगी उर्दू के अलावा किसी और ज़बान को मुंह नहीं लगाया था, और सत्यजीत राय बाबू बांग्ला और इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान न बोल सकते थे, न समझ सकते थे। इस टेढ़े मसले के बहुत से हल सोचे गए, जिनमें से एक ये भी था कि शबाना तर्जुमा का काम करे। वो अपने अब्बा के लिए ये तकलीफ सहने को भी तैयार थी, मगर रे साहब का कहना था कि राइटर और डायरेक्टर का रिश्ता मियाँ बीवी के रिश्ते जैसा होता है और ये बिना शिरकत गैर होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे कोई नाम वाला अदबी या फिल्मी राइटर नहीं चाहिए, नया आदमी भी चलेगा, बस उसे ज़बान आनी चाहिए। और यही वो मौका था जब शमा ने मेरा नाम लिया और बहुत से लोगों के नाक भौं सिकोड़ने और शमा की नासमझी पर ऐतराज़ करने के बावजूद सत्यजीत राय ने मुझसे मिलने का इरादा जाहिर किया। पेश मंजर ये था कि हम दोनों ने 8 ही दिन में सारे डायलॉग लिख डाले और एक दूसरे की खूब कमर ठोकी, मगर दिल डर रहा था, क्योंकि असली इम्तिहान तो बाकी था। मानिकदा के सामने पेशी। कोई 2 दिन बाद वो तेहरान से लौटे तो फ़ोन किया, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया? पढ़ लिया सर, हमने तो लिख लिया, मैंने खुश होकर कहा। फ़ोन पर उनकी हंसी सुनाई दी। रियली? दैट इज़ माई स्पीड यंग मैन। तय पाया कि 2 दिन बाद हम मिलेंगे और स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी। 2 दिन बाद मैं और शमा होटल प्रेसिडेंट पहुंचे तो हैरान रह गए। कमरे में जलसा जमा हुआ था। फर्श के ऊपर दीवार से कमर टिकाए कोई आधा दर्जन बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता था, कुछ सूरत आशना थे। प्रोफेसर निज़ामुद्दीन सेंट ज़ेवियर के उर्दू फारसी डिपार्टमेंट के हेड थे। एक साहब अंजुमे इस्लाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के निगारां थे। एक और बुजुर्ग एक अदबी रिसाले के एडिटर थे। बाकी हजरात भी कुछ इसी कबील के थे। उर्दू के उन माहिरान की सूरत देखते ही समझ में आ गया कि इन लोगों को मेरी और शमा की काबिलियत जांचने के लिए बुलाया गया है। मानिकदा बेड पर बैठे थे और उनके पास ही सुरेश जिंदल और बंसी चंद्रगुप्त विराजमान थे। मुझसे जर्नलिज्म छूट चुका था, मगर उसकी आदतें नहीं छूटी थीं। ये बुरी आदत अब तक है कि किसी से डरता नहीं हूँ। अच्छा सहाफ़ी वही होता है जो अमीरों वज़ीरों तक को खातिर में नहीं लाता और ख़तरों में बेखतर कूद पड़ता है। मैंने भी एक कोना पकड़ा, फाइल खोल कर इस तरह सामने रखा जैसे मिलाद पढ़ने का इरादा हो। शमा मेरे बराबर बैठ गई। मैंने एक बार मानिकदा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे बच्चे को मुंह मांगा खिलौना मिलने वाला हो, और चश्मे की कमानी मुंह में थी। मैंने पहले सीन से लेकर आखिरी डायलॉग तक पूरी स्क्रिप्ट इस तरह से सुनाई कि गला गीला करने के लिए भी नहीं रुका। कोई 1.5 घंटे बाद जब फाइल बंद हुई तो कमरे में अजीब तरह का सन्नाटा था। हाजरीन की सोचती तौलती आंखें मेरे और शमा के ऊपर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद सबसे पहली आवाज़ मानिकदा की सुनाई दी। एक हल्की सी हंसी के साथ उन्होंने कहा, आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ रिटन बट साउंड्स गुड। कुछ बुजुर्गों ने कुछ सवाल किए। बंसी चंद्रगुप्त ने, जो बहुत अच्छी उर्दू जानते और बोलते थे, पूछा, आपने एक जगह लिखा है तड़के चलेंगे छुटपुटे में लौट आएंगे, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, कहना यह है कि सुबह को चलेंगे और शाम को लौट आएंगे। इस डायलॉग में सुबह शाम भी इस्तेमाल हो सकते थे। ये भी कहा जा सकता था कि सवेरे चलेंगे रात को लौट आएंगे, लेकिन तड़के और छुटपुटे को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि उस ज़माने की ज़बान का मुहावरा सुनाई दे सके। कान को ज़रा सा अजनबी लगता है, मगर अच्छा लगता है और मतलब तो समझ में आ ही जाता है। मुख्तसर ये कि मैं और शमा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। सुरेश जिंदल ने भी तरह तरह के इत्मीनान करने के बाद सब्र और शुक्र से काम लिया और 2 नए लोगों को कबूल कर लिया, और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए इज्जत व शोहरत के अलावा 15,000 रुपये भी मिलेंगे। शमा चूंकि फिल्म के कॉस्ट्यूम्स भी कर रही थी, इसलिए उनका मुआवजा क्या था मुझे मालूम नहीं। स्क्रिप्ट मिलने के बाद मानिकदा की पहली फरमाइश ये थी कि मुकालमों का हर्फ ब हर्फ तर्जुमा इंग्लिश में किया जाए और उनको भेज दिया जाए, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके
कि हम लोग उनके स्क्रीन प्ले से कितनी दूर या करीब हैं। ये काम शमा ने फौरन कर दिया। उनकी इंग्लिश माशाअल्लाह मेरी उर्दू से भी अच्छी है। उसके बाद मेरी बारी आई। मानिकदा उर्दू संवादों का एक एक लफ्ज़ बांग्ला लिपि में लिखते और फिर बोल कर देखते। मैंने वजह पूछी तो फरमाया, ज़बान कोई भी हो, लफ्ज़ों की एक अपनी मौसीकी होती है। ये मौसीकी सही होनी चाहिए। अगर एक सुर गलत लग जाए तो पूरा सीन बेमानी हो जाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक सब खैरियत थी कि अचानक मानिकदा ने कलकत्ते से फ़ोन किया और बोले, तुम्हारे डायलॉग मेरी समझ में तो आ गए, मगर एक्टरों को कौन समझाएगा कि कैसे बोलना है। मसला टेढ़ा था। मैं परेशान होने लगा कि उन्होंने हल भी निकाल दिया। तुम कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो तो डायलॉग डायरेक्शन भी संभाल लो। मैंने सोचने की मोहलत मांगी, मगर दूसरे दिन प्रोड्यूसर ने बताया कि डायलॉग डायरेक्शन के 15,000 रुपये और मिलेंगे, तो ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची। और मैं कलकत्ता पहुंच गया और मानिकदा के सलाम को हाजिर हुआ। मानिकदा बिशप रोड पर एक फ्लैट में रहते थे। लकड़ी के ऊंचे दरवाजे से घर के अंदर आओ तो एक हॉल जैसा था, जिसमें कुछ सोफे, कुछ कुर्सियां, किताबों की अलमारी, शेल्फ पर कुछ ट्रॉफियां और एक पियानो आंखों का इस्तकबाल करता था। कमरे के आखिरी सिरे पर बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास, जो सड़क की तरफ खुलती थी, मानिकदा एक आराम कुर्सी पर नीम दराज होते थे। आमतौर पर घुटना टेढ़ा करके उस पर राइटिंग पैड रख लिया करते थे और कलम फर्राटे भरती थी। घर की हर चीज़ में सलीका और नफासत दिखाई देती थी। मेरा ख्याल है इस खुश मजाकी की जिम्मेदार मानिकदा से कहीं ज़्यादा बॉदी यानी मिसेस रे थी। बड़ी ही प्यारी और मोहब्बत करने वाली खातून थी। जब भी मिलती थी एक बेहद मासूम मुस्कुराहट चेहरे पर फैल जाती और हाथ तो इतने प्यार से फैलते थे, बेसाख्ता गले लग जाने को जी चाहता था। सत्यजीत राय को सत्यजीत राय बनाने में बॉदी की बेलौस मोहब्बत और अपने मानी की सलाहियत पर यकीन ने बेमिसाला रोल अदा किया है। कहा जाता है कि पाथेर पंचाली आधे में ही बंद हो गई थी क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। उस वक्त बॉदी ने अपने सारे जेवर गिरवी रखकर कहा था, जेवर तो जब चाहो बन सकते हैं, पाथेर पंचाली बार बार नहीं बन सकती। कलकत्ता मेरे लिए नया नहीं था, पहले भी कई बार आ चुका था, मगर वो शहर मुझे कभी पसंद नहीं आया। जिधर देखो एक तरतीब हुजूम दिखाई देता था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई पुराना पत्थर हटाया हो और नीचे से लाखों चींटियां बिलबिला कर बाहर निकल आई हों। अब इसे वक्त की सितम ज़रीफ़ी ही कहिए कि कुछ दिन बाद चींटियों के इस बेतरतीब हुजूम में मैं और शमा भी शामिल हो गए। हुआ यूं कि कलकत्ता पहुंचकर स्टूडियो में कदम रखा तो एक अजीब मंजर नजर आया। आर्ट डिपार्टमेंट के लोग और मानिकदा के कुछ असिस्टेंट मीर और मिर्ज़ा के घरों के लिए प्रॉपर्टी जमा कर रहे थे और सख्त परेशान थे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि जो सामान इकट्ठा किया गया है वो गलत है या सही। उन लोगों के लिए जिन्होंने लखनऊ कभी न देखा हो, 1000 मील दूर बैठकर 150 बरस पुरानी तहजीब को जिंदा करना चिराग से जिन निकालने के बराबर था। सामान सब था, मगर ज़्यादातर गलत था। मिसाल के तौर पर पानी के लिए मिट्टी के बर्तन मंगा लिए गए थे, मगर वो घड़े नहीं थे, बड़े मुंह वाले मटके थे। यूपी के घड़े इतने छोटे मुंह के होते हैं कि हाथ फंस जाता है। मैंने सोचा डायलॉग डायरेक्शन तो तब होगी जब शूटिंग शुरू होगी। अभी तो इंद्रपुरी स्टूडियोज़ में लखनऊ बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। चुनाचे मैंने आस्तीन चढ़ाई और हमला बोल दिया। घड़े तो मिल गए, उनको रखने के लिए लकड़ी की घंडौची भी बनवाई, मुंह पर बांधने के लिए लाल कपड़ा मंगवाया, मगर तांबे और चांदी के नक्शी कटोरे नहीं मिले। मानिकदा आया और मुझे मिट्टी के तेल और कोयले की राख से बर्तनों को चमकाते देखा तो हंस पड़े। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। मैं बेकार नहीं बैठ सकता सर, मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और बोले, स्पेशल प्रॉपर्टी की लिस्ट शमा के पास है, तुम चाहो तो शमा की मदद कर सकते हो। चुनाचे हम दोनों ने कलकत्ता के गली कूचों की खाक छानना शुरू कर दी। जिस ज़माने में शमा और मैं फिल्म के लिए सामान जमा करते घूम रहे थे, मानिकदा के नाम का वही असर होता था जो किसी मंत्र का होता है। हर दरवाज़ा खुल जाता था और दीद और दिल फरशिरा हो जाते थे। बंगाल के पुराने रईस अपनी आलिशान हवेलियों में गुजरी हुई अजमत के ऐसी ऐसी नायाब निशानियां छुपाए बैठे थे
कि देखकर हैरत होती थी। मैं समझता था कि अपनी तहजीब को बचाने और बचाए रखने का काम जैसे उत्तर भारत वालों ने किया है वैसा कहीं नहीं हुआ, मगर कलकत्ता पहुंचकर अंदाजा हुआ कि बंगाल किसी तौर से पीछे नहीं बल्कि कुछ आगे ही है। वहां कैसे कैसे शौकीन रईस थे, और इसका अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगाया जा सकता है। हमें एक कलमदान की जरूरत थी। पता चला कि एक बंगाली रईस हैं जो बंदूकें बेचते हैं मगर नायाब चीजें जमा करने के शौकीन भी हैं। सत्यजीत राय का नाम सुना तो खुद अपनी बाड़ी यानी हवेली पर ले गए और अपने खजाने का दरवाज़ा खोल दिया। दीगर नायाब चीज़ों का जिक्र तो जाने दीजिए, कलमदानों, कलमों और दवातों को देखकर आंखें इस तरह खुली कि झपकना भूल गईं। चांदी से लेकर हाथी दांत और संदल के कलमदान थे। पर के कलम से लेकर नेज़े और निब वाले होल्डर भी थे, और दवातें तो अल्लाह की पनाह इतनी थीं कि हिसाब करने में स्याही कम पड़ जाए। सोने, चांदी और कांच से लेकर लकड़ी और मिट्टी की दवातें हर साइज, हर डिज़ाइन में मौजूद थीं। मुझे एक दवात आज तक याद है। शीशे को तराश कर कमरक की शक्ल दी गई थी। खाली देखो तो आर पार बिल्कुल शफ़ाफ दिखाई देती थी, मगर रोशनाई डालो तो पंजतन पाक यानी 5 पवित्र इस्लामी नाम नजर आने लगते थे। फिल्म के आखिरी सीन में जब मिर्ज़ा मीर पर गोली चलती है और गोली शॉल को छूती हुई निकल जाती है, उसमें जो शॉल इस्तेमाल की गई है वो एक बेहद कीमती शॉल है, जिसकी कीमत उस ज़माने में 30-40 हज़ार रुपये थी। मगर मानिकदा की मोहब्बत में उस शॉल के मालिक सेठ केजरीवाल गोली का निशाना दिखाने के लिए उस शॉल में सुराख किए जाने पर आमादा हो गए थे। ये अलग बात है कि बाद में उस सुराख को रफू कर दिया गया और शॉल पे कोई निशान भी ना रहा, लेकिन केजरीवाल की अकीदत का निशान आज भी बाकी है। इस लेख का उर्दू से अनुवाद शकील सिद्दीकी ने किया है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। मुझसे संपर्क करने के सारे माध्यम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।